स्टार्ट कर दिया है। तो चैप्टर नंबर 6 न्यूमेरिकल करेंगे बेटा आज, ठीक है। सबसे पहले 3 फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद होना चाहिए रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक न्यूमेरिकल करते वक्त। तो पहला फॉर्मूला है हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, जो फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है ग्रेविटी ऑन अर्थ, जिसका फॉर्मूला क्या है Gme अपॉन आर ई स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला क्या है बताओ बेटा, वेट का है, जो कि पहले ही पढ़ चुके हो। वेट का फॉर्मूला क्या होता है mg। वेट बराबर है किसके, mg। जी की वैल्यू इसको कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए, कभी सवाल में गिवन हो सकती है, कभी सवाल में गिवन नहीं होगी। 6.67 एक्सपोनेंट -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लिखने के 2 तरीके हैं, डिवाइड का साइन लगाओगे तो प्लस में आएगा, डिवाइड का साइन नहीं लगाओगे तो किस में आएगा बताओ बेटा, माइनस में। अब ज़रा सवाल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं एफ को। किसको कहते हैं बताओ बेटा, यानी कि ये जो एफ आ रहा है ना, एफ, ये जो एफ लिखा हुआ है बेटा, इसका नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। शॉर्ट फॉर्म में करके लिख रहा हूँ, यानी कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। ये जो कैपिटल जी है ना, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। एम मास कहलाता है, आर डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो आपने क्या करा, उसने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करना है। तो बेटा सबसे पहले डेटा बना लो, जो चीज़ मालूम करनी है आपने लिख दिया कि भाई आपने ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करना है। यानी कि क्या मालूम करना है बताओ बेटा, एफ। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स को एफ से दिखाते हैं। अच्छा, ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू स्पेरिकल बॉडीज, दो स्पेरिकल बॉडीज है उनके दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है। एक का मास कितना है बताओ बेटा, एक का मास कितना है 500 kg, और दूसरे का मास कितना है बताओ बेटा 800 kg। तो बेटा आपके पास 2 मासेस हैं, एक का मास है आपके पास बेटा 500 kg और दूसरे का मास कितना है बताओ बेटा। तो बेटा जिसके मास का जिक्र पहले होगा ना उसको मैं बोलूँगा m1, और जिसके मास का जिक्र बाद में होगा ना उसको क्या बोलूँगा मैं, m2। बोल रहे डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर, यानी कि 2 स्पेरिकल बॉडीज हैं, 2 स्पेरिकल बॉडीज है इस तरह की बेटा, उनके दरमियान, यानी कि जो इनका जो डिस्टेंस है ना, देखो डिस्टेंस हमें हमेशा लिया आता है किससे, मैंने डेरिवेशन कराते हुए बताया था, सेंटर से। किससे लिया आता है, तो 2 बॉडीज के सेंटर्स के दरमियान का जो फासला है ना बेटा, वो हमारे पास कितना है बोलो बेटा 2 मीटर। तो ये आर है। अब इसको 2 बॉडीज कंसीडर कर लो, स्पेरिकल बॉडीज बोला तो इसको m1 कह देता हूँ, इसको क्या कह देता हूँ m2। m1 का मास कितना है बताओ बेटा 500 kg है, और m2 का मास कितना है बताओ बेटा 800 kg है। इस तरीके का हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। इन दोनों के दरमियान का फासला कितना है बताओ बेटा 2 मीटर। अब हम आएंगे सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन निहायत ही आसान है इसका। कैसे आसान है, क्योंकि हमने सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, जी की वैल्यू मैं पहले ही लिख चुका हूँ, तो बेटा डेटा में लिख भी दो तो मसले की बात नहीं है, डायरेक्ट पुट कर दो, क्योंकि मैंने सॉल्यूशन लिख दिया तो मेरे पास जगह नहीं बची हुई। मगर आप लोग डेटा के अंदर ही लिख देना कि भाई जी की वैल्यू आपके पास क्या है। तो जी की वैल्यू मैंने सबसे पहले ही लिख दी कि भाई ये रही, सही है। तो सवाल में जी का जिक्र नहीं है या नहीं है। कभी कभार एंड पे ब्रैकेट लगा के दे देते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, सवाल में गिवन नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला लगा दिया, सही है। फॉर्मूला लगाने के बाद अब देखो जब मैं वैल्यू पुट करूंगा ना, ज़रा एक न्यूमेरिकल को गौर से देख लेना, क्योंकि बुक में डायरेक्ट सॉल्व हुआ हुआ है, ठीक है। वो डायरेक्ट साइंटिफिक कैलकुलेटर से हो सकता है। तो बेटा जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू क्या है अभी याद करा चुका हूँ, 6.67 मल्टीप्लाई बाय नहीं कहते हैं इसको, एक्सपोनेंट कहते हैं। जो वर्ड है वही इस्तेमाल करेंगे, एक्सपोनेंट -11। अब m1 की वैल्यू कितनी है बोलो बेटा, ये देखो ये हो गई कैपिटल जी की वैल्यू, कैपिटल जी की वैल्यू आ गई। अब किसकी बारी आ रही है बताओ बेटा m1 की। अब m1 की वैल्यू बताओ बेटा कितनी है 500। तो और से देखो बेटा 500। m2 की वैल्यू कितनी बताओ बेटा 800। देखो बेटा मैंने 800 रख दिया। अच्छा ब्रैकेट भी लगा सकता हूँ, मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकता हूँ, तो घबरा मत जाना है। स्कूल में कर रहे हो तो मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, इधर कर रहे हो तो ब्रैकेट लगा हुआ है। इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई कर रहा है। आर की वैल्यू कितनी है 2, मगर आर के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा बेटा, बाद में बातें कर लेना दोनों बेटा। कैलकुलेटर हाथ में है ना बेटा, बोला भी था मैंने। अब करना है क्या, देखो एक्सपोनेंट को भूल जाना। देखो ये एक्सपोनेंट -11 है ना, इसको भूल जाओ क्योंकि सिंपल कैलकुलेटर में इसका ऑप्शन नहीं होता। तो आपने करना है क्या, ज़रा और से देखो। आपने करना है क्या, आपने करना है क्या, ये रहा ना 6.67 एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट नहीं सर तो 10, एक मिनट रुक जाओ, 6.67
इसको मल्टीप्लाई कराओगे 500 से, इसको मल्टीप्लाई कराओगे किससे बताओ बेटा 800 से। एक्सपोनेंट को छोड़ दोगे, किसको छोड़ दोगे? क्यों छोड़ दोगे? क्योंकि एक्सपोनेंट सिंपल कैलकुलेटर में नहीं होता, 10 की पावर -11 तो नहीं लिख सकते है ना। तो आपने क्या करा, 6.67 को मल्टीप्लाई कराया 500 से, मल्टीप्लाई करा दिया 800 से, यानी कि ये 6.67 को मल्टीप्लाई कराओ 500 से, इसको मल्टीप्लाई करा दो 800 से। सिंपल बेटा, मुझे आंसर बताओ। ऐसा ऐसा बताओ ना, जल्दी ट्रेन थोड़ी ना जा रही, जल्दी बताओ ऐसा। 2 6 6 8 30 ऐसे ये आंसर आ रहा है। और एक दफ़ा बेटा मैं भी कर लेता हूँ, सही है। 6.67 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 800, आंसर आ रहा है 2668 और 30, बिल्कुल सही है भाई, यही 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 आंसर आ रहा है। और एक्सपोनेंट रह गया, तो भाई एक्सपोनेंट को एंड में लिख दूंगा, जो वैल्यू को मैंने यूज ही नहीं करा ना उसको किस में लिख दिया बताओ बेटा, एंड पे। अब मुझे बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब ये जो आंसर आया ना बेटा, इसी को हम डिवाइड करा देंगे किससे बताओ बेटा, 4 से। इसको डिवाइड करा दिया बेटा 4 से, आंसर आ रहा है कितना बोलो बेटा, सही है, सुन लिया मैंने, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहा तुमको। 667 कितने जीरो बताओ बेटा, 30। ये आपके पास आंसर आ रहा है, मगर बुक में देखोगे ना तो बुक में बोलोगे सर आंसर तो अलग है भाई, इसमें तो आंसर सही है। अब देखो करना है क्या, ये देखो, ये आपके पास वैल्यू है ना, इस वैल्यू में कोई पॉइंट नहीं है, इस वैल्यू में कोई पॉइंट, ये कॉमा डाला है, इसको पॉइंट में समझ लेना, कॉमा डाला हुआ सही है। अब इस वैल्यू के पास कोई पॉइंट नहीं है, तो बेटा हम कंसीडर करेंगे वैल्यू के बाद। जैसे मैं बोलूँ 200 है, इसमें पॉइंट नहीं है, तो आप इधर पॉइंट कंसीडर करोगे नंबर के बाद। लेट सपोज बेटा इधर पॉइंट है, अब मैं क्या कह रहा हूँ, डेसिमल शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि डेसिमल का रूल ये होता है कि एक नंबर के बाद पॉइंट होना चाहिए। मैं कितने डेसिमल शिफ्ट कर रहा हूँ बताओ बेटा, 1 2 3 4 और कितने बताओ बेटा 5, इधर तक डेसिमल शिफ्ट करे, और डेसिमल शिफ्ट करे मैंने 5 पीछे की तरफ। जब पीछे की तरफ शिफ्ट करते हैं ना तो उतना एक्सपोनेंट किस में आ जाता है बताओ बेटा, प्लस में, प्लस में। और अगर डेसिमल आगे शिफ्ट करते हैं ना तो उतना ही हम एक्सपोनेंट में कितना लगाते हैं बताओ बेटा, माइनस में। अब मुझे बताओ मैंने कितने डेसिमल शिफ्ट करे पीछे की तरफ, 5, तो पता है मैं क्या करूँगा, इधर लगा दूंगा मैं +5। अगर डेसिमल पीछे की तरफ शिफ्ट होगा तो उतना ही साइन में लगा दूंगा किसने बताओ बेटा, पॉजिटिव में। तो मैंने कितने डेसिमल शिफ्ट करे बताओ बेटा, 5। जितने डेसिमल शिफ्ट करोगे ना उतना पॉजिटिव साइन एक्सपोनेंट पे लगाओगे। तो एक्सपोनेंट -11 था, इधर +5 कैसे आया, क्यों, क्योंकि मैंने 5 डेसिमल पीछे की तरफ शिफ्ट करा। अगर मैं 3 करता ना तो इधर +5 नहीं आता, इधर क्या आता बताओ बेटा, +3 आता। तो जितने डेसिमल मैं पीछे की तरफ शिफ्ट करूंगा उतना मैं एक्सपोनेंट में प्लस साइन में करके रिप्रेजेंट कर दूंगा। अब इसका आंसर क्या होगा पता है, पॉइंट अब इधर आ गया, पॉइंट अब इधर आ गया। अब बताओ आंसर क्या होगा, पॉइंट के बाद 3 नंबर लिखते हैं। तुम लोग बोलोगे सर 6.67 जीरो लिख दो या नहीं लिखो, बात एक ही है। अब ये क्या हो जाएगा बताओ बेटा, -11 + 5, आंसर कितना आया -11, आंसर आएगा माइनस का 6। तो ये रहा न्यूटन, ये आपके पास क्या हो गया बोलो बेटा, आंसर। तो बुक में अगर देखोगे तो बुक में डायरेक्ट सॉल्व हुआ हुआ क्या हुआ, सही है। तो देखो बेटा जो बुक में हुआ हुआ है ना, बुक में देखोगे ये वाले स्टेप के बाद डायरेक्ट क्या लिखा हुआ होगा, आंसर। तो इन्होंने सॉल्व करके नहीं दिखाया है कि भाई आंसर आ किस तरीके से रहा है, तो मैंने हर स्टेप को वाज़ेह तौर पे कर दिया। दोबारा से आप रिकॉर्डिंग भी देखोगे ना तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ गई, सिर्फ इसमें यही है सॉल्व करना किस तरीके से। हाथों को अपने कंट्रोल पे रखो ना यार, देख क्या हो गया बेटा, सही है। अब इधर आओ थोड़ा और से देखो। अब आ जाओ एक्सरसाइज के एक न्यूमेरिकल है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ वैल्यूज चेंज है। अब इसमें क्या बोला है, डिटरमाइन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी बता चुका हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स से बेटा क्या मुराद होता है, बताओ क्या मालूम करना है, एफ। क्या मालूम करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन उर्वा एंड आयशा। 2 मासेस हैं, एक उर्वा का और एक आयशा का, स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, 50 मीटर के फासले पर ये लोग खड़े हैं। द मास ऑफ द उर्वा इज 60 kg एंड द मास ऑफ द आयशा इज 70 kg। अब जल्दी से बेटा इसको सॉल्व करते हैं।
बताओ बेटा क्या मालूम करना है, सेम है, ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है, यानी कि क्या मालूम करना है बताओ बेटा, एफ। अब मुझे बताओ बेटा फासला कितना है दो लड़कियों के दरमियान, उर्वा और आयशा के दरमियान 50 मीटर का। उर्वा का मास कितना है भाई 60 kg, और आयशा का मास कितना है बताओ बेटा। अब देखो जिसका जिक्र पहले था उसको मैंने 1 से दिखाया, जिसका जिक्र 2 था उसको मैंने M2 से दिखाया। तो मास ऑफ द वन इज उर्वा एंड M2 इज आयशा। तो जिसका जिक्र पहले होगा वो 1 बनेगा, जिसका जिक्र बाद में होगा वो क्या बन जाएगा 2। ठीक है, आप ऐसे लिख भी सकते थे नाम 1 और 2 रिप्रेजेंट करने के लिए, दो मासेस होते हैं ना डिफ्रेंशिएट करने के लिए 1 और 2 लगाते हैं, एक्स वाई भी लगा सकते हैं, मगर जो बुक में लिखा हुआ है वही फॉलो करोगे तो आसानी रहेगी। तो बेटा ये कितना है बताओ बेटा 70 kg। बात समझ में आ गई, तुम लोग बोलोगे सर जी की वैल्यू रिप्रेजेंट करते हो तो इस तरीके से कर सकते हो 6.67 एक्सपोनेंट -11, डेटा में लिखोगे तो यूनिट लिखना नहीं भूलना, बार बार बता रहा हूँ, न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। अब हम बेटा इसको सॉल्व करेंगे। जब बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो बस सिर्फ कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए, बाकी तो सब आसान है, फॉर्मूला भी आसान है। GM1 M2 अपॉन बताओ बेटा आर स्क्वायर। बताओ बेटा जी की वैल्यू कितनी है 6.67 एक्सपोनेंट -11। M1 की वैल्यू कितनी है 60 और M2 की वैल्यू कितनी है 70। डिवाइड कराएंगे बेटा, डिवाइड कराएंगे R से, और R के ऊपर स्क्वायर था तो 50 के ऊपर क्या आ जाएगा बताओ बेटा स्क्वायर। अब ज़रा गौर से देखना बेटा, आपको अच्छे से बात बता चुका हूँ, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय क्या बताओ बेटा 70, क्योंकि एक्सपोनेंट को हम भूल जाएंगे, एक्सपोनेंट को हम भूल जाएंगे। 6.67 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 70 बेटा आंसर 28014। बेटा वेरीफाई करते रहना आप लोग दो बच्चे, ठीक है, वेरीफाई कर लेना कि आंसर यही आ रहा है, सही है। और एक्सपोनेंट -11 को बेटा हमने एज इट इज करके लिख दिया। अब मुझे बताओ 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500 2500 या 2500 बात एक ही है, सही है भाई, कंफ्यूज मत हो। अब बेटा मुझे बताओ इन दोनों वैल्यू को क्या कराएंगे, इन दोनों वैल्यू को क्या कराएंगे बताओ बेटा, डिवाइड, डिवाइड कराओ सर 11.2056 11.20 पॉइंट के बाद 3 नंबर लेंगे भाई, बहुत है। ये रहा एक्सपोनेंट -11। अब होगा क्या, पॉइंट ना एक नंबर के बाद आना चाहिए, तो भी देखो बेटा मैं एक डेसिमल शिफ्ट कर रहा हूँ, एक, जब पे एक डेसिमल पीछे की तरफ शिफ्ट करूंगा तो इधर क्या आ जाएगा +1। जितने डेसिमल शिफ्ट होते हैं उतना ही हम एक्सपोनेंट में प्लस में लगाते हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है बताओ बेटा 1.120। जीरो को लिखने की जरूरत नहीं, जब लिख दो पूरा लिख दिया वैसे, वरना 12 लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 नंबर लिखते हैं और लास्ट नंबर 0 आ रहा था, तो 0 को हम हटा भी सकते हैं, ये तो पूरा नंबर भी लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा बताओ बेटा -10। और फोर्स का यूनिट क्या होता है बताओ बेटा न्यूटन। यूनिट मत देखना भूलना, और पहले वाले में देख लेना बेटा, मैंने यूनिट लगाया है ना, जो मैंने सॉल्व करा है पहला वाला उसमें यूनिट गिवन है ना, प्रीवियस ये वेट क्या, हाँ गिवन लगाया था यूनिट, तो यूनिट लगाना नहीं भूलना, पहले बता रहा हूँ बार बार, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, कोई मसला लग रहा है इसमें बेटा बताओ। नहीं सही है, बहुत आसान से न्यूमेरिकल थे और आसानी से क्या होगा बताओ बेटा ये सॉल्व होगा, ठीक है। अब आओ ज़रा गौर से, मैं पहले तुम लोगों को ना आसान वाले करा देता हूँ, फिर हम करते हैं थोड़ा अजीब सा, ठीक है। अब मुझे बताओ बेटा लिखा हुआ है कैलकुलेट द वेट, कैलकुलेट द, अब वेट मालूम करना है बेटा, वेट मालूम करना है किसका बताओ बेटा रोमेसा का, हु हैज़ अ मास ऑफ 65 kg, 65 kg उसका मास है। स्टैंडिंग एट द ग्राउंड द स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन रोमेसा इज 10 न्यूटन पर किलोग्राम। कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये लास्ट वैल्यू किसकी गिवन है। मास तो समझ में आ गया 65 kg मास है, तुम लोग बोलोगे सर मास तो हमें समझ में आ गया भाई, मास जो है ना 65 kg है, ये क्या है, ये गिवन है 10 न्यूटन पर kg, ये वैल्यू गिवन है लास्ट वाली, जरा गौर से देखो, मैं बात कर रहा हूँ बेटा इसकी 10 न्यूटन पर किलोग्राम, ये किसकी वैल्यू हो सकती है, हाँ ग्रेविटी। कैसे भाई, देखो भाई ग्रेविटी का तो यूनिट मैंने बताया था आप लोगों को, क्या बताओ बेटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
बेटा वेट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W equals to mg। एम जी। अब जरा गौर से देखो, अगर मुझे जी का यूनिट निकालना होगा इस फॉर्मूले से तो क्या बनेगा? जी अगर निकालना होगा तो तुम लोग क्या बोलोगे सर? ये डब्ल्यू अपॉन एम हो जाएगा, ये डिवाइड मल्टीप्लाई करा उधर है कि क्या करेगा? डिवाइड। बेटा वेट का यूनिट क्या होता है आप सर सबको पता है? न्यूटन। मास का यूनिट क्या होता है? केजी। तो जी का एक और यूनिट बनता है, वो क्या? न्यूटन अपॉन न्यूटन पर केजी। केजी। तो न्यूटन पर केजी लिखा हुआ आ जाए ना कहीं पे भी, याद रखना वो यूनिट होता है बेसिकली हमारे पास किसका? जी का। कैसे आया, बात समझ में आ गई? इस फॉर्मूले से आया बेटा, इस फॉर्मूले से आया। डब्ल्यू बराबर है किसके बताओ बेटा? mg। तो ये जो वैल्यू है ना 10 न्यूटन पर किलोग्राम, तो 10 न्यूटन पर किलोग्राम जो बेटा वैल्यू है ना, वो हमारे पास वैल्यू है किसकी बताओ बेटा? जी की। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। मालूम करना था वेट, वेट से मुराद है बेटा डब्ल्यू आपने मालूम करना है। सर इजी है, W equals to mg। बस बता रहा था जी की वैल्यू का यूनिट अलग लगा हुआ है जो आप लोग पढ़ते हुए आ रहे जी हो। सर। सही है, तो इसको साइड में मैंने लिख लिया, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो बेटा हुआ क्या, डब्ल्यू मालूम करना है, सिंपल बेटा मल्टीप्लाई कराओगे एम जी। जी सर। बेटा एम की वैल्यू है 65, जी की वैल्यू है 10, सिंपल आंसर आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा बताओ बेटा? 650 न्यूटन। अब जरा और से आओ, एक और न्यूमेरिकल देखो बेटा। अब वेट के न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, फिर लास्ट में वो वाला करा दूंगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल है जो कि जीएमई नहीं जीएमई आ रही है इसको, तो ये फॉर्मूला याद कराने के लिए। अब क्या लिखा हुआ है जरा गौर से देखो बेटा। छठा न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज का पार्ट बी, जरा देखो। वेट ऑफ रानी इज 450 न्यूटन। हाँ बोलो बेटा, क्या हुआ? वेट ऑफ द रानी इज 450 न्यूटन एट द सरफेस ऑफ अर्थ। बोल रहा है फाइंड हर मास। मास क्या करो बताओ बेटा? मालूम। जी की वैल्यू गिवन नहीं करी हुई, जी की वैल्यू सबको पता होती है, न्यूटन पर 10 न्यूटन पर केजी। केजी। मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो या न्यूटन पर केजी लिखो, बात एक ही होता है। अब मुझे बताओ मास मालूम करना है, फॉर्मूला क्या होगा? डब्ल्यू बराबर होता है किसके? एम जी। बेटा मास मालूम करना है, सर मल्टी बेटा जी मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर आके क्या करेगा बताओ बेटा? डिवाइड। बेटा वेट 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 का क्या है? 450। ग्रेविटी कितना है? 10। जीरो से जीरो क्या हो जाएगा? नीचे वन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो मास कितना आएगा? 45। 45 kg। बात समझ में आ गई? कोई मसला है इसमें? नहीं, ठीक है। इसी के साथ बेटा एक और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो। इसी के साथ एक और न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो बेटा। वो कौन सा है? बोल रहा है वेट ऑफ द नवेरा इज 700 न्यूटन। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट जी। बी, और ये है क्वेश्चन नंबर क्या बताओ बेटा? 7। बोल रहा है वेट ऑफ द नवेरा इज 700 न्यूटन। तो 700 न्यूटन नवेरा का वेट है ऑन द सरफेस ऑफ ऑन द अर्थ सरफेस। बोले अर्थ सरफेस में तो इतना वेट है, मुझे बताओ व्हाट विल बी द नवेरा वेट एट द सरफेस ऑफ मून। अगर नवेरा मून पे चली गई तो बताओ उसका अब वेट कितना होगा? अब उसका वेट कितना होगा? सबसे पहले बात जो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए बेटा, ये पता है किसके लिए है? ये जो वेट है ना, अर्थ किसने के बताओ लिए। बेटा? अर्थ के लिए दिया हुआ है। और मुझे वेट मालूम करना है, वेट मालूम करना है किसने बताओ बेटा? मून के लिए। मून पे। आप लोगों ने एक चीज़ याद करी होगी, मास हर जगह सेम रहता है, मास इज ऑलवेज कांस्टेंट एट एनीवेयर। जी सर जी। और वेट वेरी करता है। वेट क्या करता है? वेरी गुड। मास कभी भी चेंज नहीं होता। होता, चाहे मैं अर्थ की बात करूं चाहे मैं किसकी बात करूं, मून की। डिफरेंस जिसने याद करा हुआ होगा वेट और मास का, क्या है सर? तो याद लिखा रहा होगा कि मास हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। तो जो मास अर्थ पे होगा ना, वही मास किस में होगा? मून पे, क्योंकि मास कभी भी चेंज। नहीं होता। अब मैं बोल रहा हूँ बेटा मुझे मून का वेट मालूम करना है, पता है फॉर्मूला क्या होगा? तुमने बोलोगे सर डब्ल्यू बराबर किसके होता है? एम जी। अगर मुझे डब्ल्यू मालूम करना है तो मुझे क्या क्या मालूम होना चाहिए? एक तो मुझे ग्रेविटी मालूम होनी चाहिए। अच्छा, अगर मुझे मून मून में मालूम करना है ना वेट, तो ग्रेविटी भी पता है किसकी आएगी? मून की। मून की। मून अर्थ की नहीं आएगी। जब अर्थ की बात करते तो जी की वैल्यू कितनी लेते थे? 10। अलग अब अलग
अब ग्रेविटी जो है ना मून की, वो आपको पता होनी चाहिए बेटा, वो होती है 1.6। सर ये सारी ग्रेविटी की वैल्यूज लिखी हुई है ना वो लिखी हुई थी कि पिछले चैप्टर के अंदर, उसमें हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करा था। मून में क्या था, मार्स में था और शायद अर्थ पे था, ठीक है। तो उधर से देख लेना कि 1.6 थी गिवन, ठीक है। अब अगर मून में मालूम करना है तो ग्रेविटी भी किसकी लूंगा बताओ बेटा। गौर से सुनोगे तो बेटा इधर बात समझ में आएगी जो मैं बात बता रहा हूँ। अगर वेट मून में मालूम करना है ना, तो ग्रेविटी भी किस में लेनी होगी बताओ बेटा, मून में। अब तुम लोग बोलोगे सर ग्रेविटी तो मून की पता लग गई, वो कितनी है बताओ बेटा, 1.6। तुम लोग बोलोगे सर मेरे पास मास तो है नहीं, मास किससे मालूम करूंगा। तो मास मालूम करूंगा जो अर्थ का वेट मेरे पास गिवन है ना, उससे। तो अर्थ का वेट क्या फालतू में गिवन है, नहीं। अर्थ का जो वेट गिवन है ना, उससे मैं क्या मालूम करूंगा, मास। उससे क्या मालूम करूंगा बताओ बेटा, इसकी मदद से बेटा मैं मालूम करूंगा मास। और जो अर्थ में मास होगा वही किस पे मास होगा, मून पे, क्योंकि मास कभी भी चेंज नहीं होता। तो ये छोटा सा न्यूमेरिकल है बट ट्रिकी न्यूमेरिकल है। तो जब मैं आया ना, दोबारा से बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। क्या बात पता है मैंने बोला भाई वेट मालूम करना है मून पे, तुम्हें नहीं पता भाई पहले क्या मालूम करना है नहीं मालूम करना। तुमने बोला सर वेट मालूम करना है मून पे, कुछ भी नहीं करें, फॉर्मूला लगाएं mg। मगर अगर वेट मालूम करना है मून में तो ग्रेविटी भी किसकी आएगी बताओ बेटा, मून की। तुमने बोला सर ग्रेविटी तो पता लग गई, वो कितनी है 1.6। मगर सर मेरे पास मास तो है नहीं, तो मैं मास कैसे मालूम करूँ। तो मास मालूम करने के लिए एक ही वैल्यू गिवन थी, वो क्या, अर्थ का, अर्थ में कितना वेट है नवेरा का, अर्थ में कितना वेट है 700 न्यूटन। इसकी मदद से मैं क्या मालूम कर सकता हूँ बताओ बेटा, एम। कैसे मालूम कर सकता हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ अर्थ के लिए, अर्थ के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेट ऑन अर्थ। अगर अर्थ की बात कर रहा हूँ तो ग्रेविटी भी किसकी लूंगा मैं, अर्थ की। तो इधर से मुझे क्या मालूम करना है, मास। तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ पता होता है कितनी होती है, 10। वेट उसके पास गिवन है कितना बताओ बेटा, 700। तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ बताओ बेटा, मास। तो जब मास मालूम हो जाएगा ना, जब मास मालूम हो जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू तो पता है, तो जब मास मालूम हो गया ना तो वही मास की वैल्यू मैं किस में रख सकता हूँ, मून पे। लॉजिक समझ लो। जी सर। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा रिकॉर्डिंग देख लेना, मैंने बोला क्या है, क्या चीज़ मैंने बोली है, ठीक है। बार बार रिवाइंड करके सुन लेना, तो सब बात समझ में आ जाएगी। हालांकि मैंने 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ अभी, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या बेटा, जब सोल्यूशन में आऊँगा ना, तो मेरे ध्यान में चल रहा है पहले मास मालूम होना चाहिए, क्योंकि मास तो मेरे पास है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, अर्थ की मदद से, अर्थ में जो वेट गिवन है वो कितना है, 700 न्यूटन। इससे बेटा मैं मास मालूम कर सकता हूँ। ग्रेविटी अर्थ की पता होती है कितनी होती है, 10। तो मास कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करा उधर आके क्या करेगा, डिवाइड, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो मास का आंसर कितना आएगा बताओ बेटा, 70। अब ये मास हर जगह कैसा रहेगा बताओ बेटा, कांस्टेंट। अब ये आ गया मास। अब तुम लोग बोलोगे सर वेट मालूम करना था मून पे, तो लिख देना भाई, हेडिंग डाल देना, वेट ऑन मून। भाई मून पे आ जाओ। तो मून पे जब आएंगे, इसमें मास मालूम कर लिया अर्थ की मदद से, तो ये जो मास है ना, मास ये यही वाला आएगा 70 kg वाला। तो बेटा होगा क्या, 70। जी की वैल्यू कितनी है, 1.6। आंसर बताओ। आंसर बताओ बेटा, आंसर 112 न्यूटन। बात समझ में आ गई सबको, क्या करा मैंने, सही है। तो अर्थ का जो वेट गिवन था उससे मास मालूम करा, वही मास मैंने मून में पुट करा, और ग्रेविटी मून की मैंने पुट करी, मल्टीप्लाई करा, और क्या आ गया बताओ बेटा मेरे पास। सही है भाई, बात समझ में आ गई। सही है। एक्सरसाइज में वेट के बेसिकली 3 न्यूमेरिकल थे, तो मैंने तीनों आप लोगों को करा दिया, ठीक है। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगेगा, तो ज़रा गौर से देख लो, जो कि है वर्क एग्जाम्पल नंबर 3। यानी कि मैंने 3 न्यूमेरिकल कराए थे, और वेट के न्यूमेरिकल कराए, और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के कराए। लास्ट न्यूमेरिकल है, ज़रा गौर से देख लो। सबसे पहले बेटा मैं क्या समझा रहा हूँ, बुक को छोड़ के सब इधर देख लो, सवाल मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। बेटा मैंने आप लोग एक फॉर्मूला पढ़ाया था, मैंने क्या बताया था, GME, आर यू से मुराद है, यू की जगह क्या आ जाएगा, स्क्वायर। अच्छा देखो, अगर मैं ग्रेविटी मालूम करता हूँ ना अर्थ की, तो मास भी किसका लेता हूँ बताओ बेटा, अर्थ का। रेडियस भी किसका लेता हूँ बताओ बेटा, अर्थ का। यानी कि जी के आगे जो चीज़ लगी हुई है ना, वही चीज़ किसके आगे लगी हुई है बताओ बेटा, एम के।
और वही चीज़ किसके आगे लगी हुई बताओ बेटा, आर के। यानी कि अगर मुझे ग्रेविटी मालूम करनी है ना, ग्रेविटी मालूम करनी है किसकी बताओ बेटा, अर्थ की। किसकी मालूम करनी है? तो बेटा मैं मास भी किसका लूँगा, अर्थ का, रेडियस भी किसका लूँगा बताओ बेटा, अर्थ का। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर मैं बोलूँगा बताओ बेटा मुझे ग्रेविटी मालूम करनी है मून की, तो तुम लोग पता है क्या बोलोगे, तुम लोग बोलोगे सर जो मास आएगा ना वो भी मून का आएगा, और जो रेडियस आएगा वो भी किसका आएगा बताओ बेटा, मून का। जो स्क्वायर लगाना भूल गया, स्क्वायर लगाना। अगर मैं बोलूँगा बेटा मुझे ग्रेविटी मालूम करनी है प्लैनेट की, तुम लोग बोलोगे सर जो मास आएगा ना वो भी किसका आएगा, प्लैनेट का, और जो रेडियस आएगा वो भी किसका आएगा, प्लैनेट का। यानी कि जिसकी भी ग्रेविटी मालूम करोगे ना उसी का मास लोगे, और उसी का क्या लोगे बताओ बेटा, डिस्टेंस, जो भी रेडियस आपके पास गिवन है। बात समझ में आ रही है? कोई मसला है इसमें? तो जो जी एम ई आर ई स्क्वायर है ना वो अर्थ के लिए। अगर मुझे किसी प्लेनेट के लिए मालूम करना होगा तो मास भी किसका आएगा, प्लेनेट का, रेडियस भी किसका आएगा, प्लेनेट का। अगर मुझे ग्रेविटी मून की मालूम करनी होगी तो मास भी किसका आएगा, मून का, और रेडियस भी किसका आएगा बताओ बेटा, मून का। ये बात समझ में आ गई? कोई मसला लग रहा है इसमें? अब देखो इसमें बात किसकी कर रहा है, इसमें क्या अर्थ की बात कर रहा है, प्लेनेट की बात कर रहा है, मून की बात कर रहा है? देखो लिखा हुआ है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं जी को। किसको कहते हैं भाई? जी मालूम करना है। जी मालूम करना है किसमें? तो इसके लिए एक वर्ड लिखा हुआ है भाई, जी मालूम करना है किसमें बताओ बेटा, प्लेनेट। यानी कि ग्रेविटी मालूम करो प्लेनेट की। इधर देखो, तो ग्रेविटी मालूम करनी है प्लेनेट की, तो मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी कहलाता है। प्लेनेट की मालूम करनी है तो बेटा मैंने क्या लिख दिया, पी। अब जरा बेटा दिमाग जरा बिल्कुल जो है ना गौर से देखना। बोल रहे जो प्लेनेट है ना दैट हैज मास, जिस प्लेनेट की तुम्हें ग्रेविटी मालूम करनी है ना उसका जो मास है ना, मास वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, टू द मास ऑफ। उसने बोला उसका जो मास है ना, ये जो प्लेनेट का जो मास है ना ये 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स के लिए किसके लिए क्या लगाया मैंने, 2। 3 टाइम्स बोलता तो क्या लगाता, 3। 2 टाइम्स किसके, 2 टाइम्स है किसके, मास ऑफ द अर्थ। इसको ऐसे लिखने का तरीका देखो, 2 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अर्थ। जैसे कि इसका जो मास है ना वो 2 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ के। अब मैं बोल रहा हूँ तैयब का वेट है 60 kg, आशिर का वेट 2 टाइम्स है तैयब के। तुम लोग बोलोगे सर आशिर का वेट होना चाहिए 120। 2 टाइम्स से मुराद है डबल। उसने बोला जो प्लेनेट है ना इसका मास 2 टाइम्स है टू द मास ऑफ अर्थ। इससे मुराद है मास ऑफ अर्थ का जो भी मास है ना उसका डबल मास किसका है, इस प्लेनेट का। तो जब हम कहते हैं ना 2 टाइम्स है तो उसके लिए हम 2 से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो बेटा मैंने क्या करा, मैंने बोला बेटा मेरे पास मास ऑफ प्लेनेट जो है ना उसका जो मास है, मास ऑफ प्लेनेट का मास बराबर है किसके, 2 टाइम्स टू द मास ऑफ अर्थ। तो इसको मैंने इस तरीके से लिखा, किसी को कोई मसला लग रहा है? नहीं। तो इक्वेशन बनाना आ गई, यही लिखा हुआ है मास ऑफ प्लेनेट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स टू द मास ऑफ अर्थ। आगे बताओ, आगे बताओ। एंड रेडियस 1.5 टाइम्स टू द रेडियस ऑफ अर्थ। और रेडियस कितना है बताओ बेटा, रेडियस जो है ना इस प्लेनेट का वो कितने टाइम्स है, 1.5 टाइम्स किसके, रेडियस ऑफ अर्थ। ये देखो 1.5 टाइम टू द रेडियस ऑफ। बात समझ में आई जो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ? कोई मसला तो नहीं लग रहा? बताओ बेटा जो मैंने लिखा हुआ है, बात समझ में आ रही है? अच्छा अब बताओ, अब आगे आगे क्या लिखा हुआ है बताओ बेटा। इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये तो हमें पहले से ही पता है, अर्थ में ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है बताओ बेटा, 10 होती है, पहले से ही पता। बोल रहे कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट, ये मैं पहले से ही लिख चुका हूँ, जरा गौर से देखो। ग्रेविटी, मुझे प्लेनेट की ग्रेविटी क्या करनी है बताओ बेटा, मालूम। मुझे पूरे सवाल में ये गिवन है, मुझे पूरे सवाल में ये चीज़ गिवन है। अब करना है क्या होता है, जब हम मास ऑफ अर्थ की डेरिवेशन कर रहे थे ना बेटा, जब हम मास ऑफ अर्थ की डेरिवेशन कर रहे थे तो मैं बता देता हूँ। मास ऑफ अर्थ की बेटा जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो हमारे पास पता है 2 वैल्यूज़ गिवन थी, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आपको 2 वैल्यूज़ जो एम ई और आर ई है ना, ये वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेंगी, सही है? और वो कैसे याद करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। एक बच्चा बेटा गेट को खोल के आ जाए। ये देखो, ये आई थिंक सो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू गिवन करी हुई होगी।
तब हम डेरिवेशन कर रहे होंगे। इधर देखो, अब देखो बेहतरीन होगी। भाई, और अब जरा गौर से देखना। अभी बेटा छोड़ दो, ठीक है। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू है, मास ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा? 6 एक्सपोनेंट 24, 6 एक्सपोनेंट। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, याद कर लो। मास ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी है? 6 एक्सपोनेंट 24। और एक और वैल्यू इस्तेमाल हो रही है जिसका क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा? 6.38 एक्सपोनेंट 6। तो ये वैल्यू हमारी बुक के अंदर गिवन है, जो कि हमें याद होनी चाहिए पहले से। तो मास ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी है? 6 एक्सपोनेंट 24। और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा? 6.38 एक्सपोनेंट 6। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमें क्या हो जानी चाहिए बताओ बेटा? याद। तो अभी जो मैं बोल रहा हूँ ना, उसने तो बोला मास ऑफ प्लैनेट 2 टाइम्स है मास ऑफ अर्थ के, और रेडियस ऑफ प्लैनेट 1.5 टाइम्स है रेडियस ऑफ अर्थ के। तुम लोग बोलोगे सर 2 से तो मल्टीप्लाई कराएंगे इस वैल्यू को, मगर मास ऑफ अर्थ की वैल्यू क्या है? तो सवाल में गिवन है, सवाल में गिवन नहीं है, आपको याद होनी चाहिए। 6.0 है, जीरो लिखने की जरूरत नहीं होती 24 kg। और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू कितनी है? 6.38 एक्सपोनेंट क्या बताओ बेटा? 6 मीटर। ये वैल्यूज हैं, ये दो वैल्यूज हैं। मुझे ग्रेविटी मालूम करनी है प्लेनेट की। तो अभी मैं बता चुका हूँ बेटा, हमारे पास पता है रेफरेंस दे देना, बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है। मैं कह देता हूँ हमने कल ही पढ़ा है कि भाई GME RU भाई हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब मैं इस फॉर्मूले को पता है क्या करूँगा? अब मैं इस फॉर्मूले को करूँगा चेंज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब मुझे अर्थ के लिए मालूम तो नहीं करना, मुझे किसके लिए मालूम करना बताओ बेटा? प्लैनेट। जब प्लैनेट के लिए मालूम कर रहा हूँ ना, तो बेटा मास भी किसका आएगा? प्लैनेट का। और रेडियस भी किसका आएगा बताओ बेटा? प्लैनेट का। क्योंकि देखो ई इधर आ रहा है ना, तो ई इधर आ रहा है और ई इधर आ रहा है, यानी कि ग्रेविटी जिसकी मालूम करोगे मास भी उसी का आएगा और रेडियस भी उसी का आएगा। प्लैनेट का मालूम कर रहा हूँ, तो मास भी प्लैनेट का, रेडियस भी प्लैनेट का। एक चीज़ लिखना भूल गया, तुम लोगों ने बताया भी नहीं, स्क्वायर लगाना भूल गया। अब बेटा वैल्यूज़ बेटा मुझे बताते जाना ज़रा गौर से बेटा, देख के, ठीक है। तसल्ली से बेटा मैं वैल्यूज़ से पूछूंगा आप लोगों से। मैं इधर कर रहा हूँ सॉल्व, ज़रा गौर से देख लो इसके बाद, ठीक है, ताकि एक ही लाइन में सब कुछ आ जाए। अब देखो ग्रेविटी ऑन प्लैनेट बेटा मुझे मालूम करना है। बेटा सबसे पहली वैल्यू किसकी आएगी बताओ बेटा? जी की। जी की वैल्यू क्या होती है बताओ बेटा? याद होनी चाहिए। 6.67 एक्सपोनेंट क्या बताओ बेटा? -11। अब तुम लोग बोलोगे सर मास ऑफ अर्थ की वैल्यू चाहिए, तो मास ऑफ अर्थ कह रहा हूँ, मास ऑफ प्लैनेट ये है ना, मास ऑफ प्लैनेट। तो मास ऑफ प्लैनेट की वैल्यू क्या है बताओ बेटा? 2 टाइम्स टू द मास ऑफ अर्थ। तो पहले मैंने ये लिखा 2 टाइम्स टू द मास ऑफ अर्थ। अब मुझे बताओ बेटा रेडियस कह रहा हूँ, रेडियस ऑफ प्लैनेट की वैल्यू क्या है? रेडियस ऑफ प्लैनेट की वैल्यू क्या है बताओ बेटा? 1.5 टाइम्स टू द मास ऑफ टू द रेडियस ऑफ अर्थ। बात समझ में आई बेटा? मैंने क्या करा है, मैंने प्लैनेट के मास की वैल्यू पुट करी है, और मैंने रेडियस ऑफ क्या पुट करा है बताओ बेटा? प्लैनेट। ये देखो मास ऑफ प्लैनेट किसके बराबर था? 2 me, 2 me लिख दिया। और रेडियस ऑफ प्लैनेट किसके बराबर था? 1.5 टाइम टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो बेटा मैंने रेडियस ऑफ प्लैनेट की जगह इसकी वैल्यू पुट करी है 1.5 टाइम टू द रेडियस ऑफ अर्थ। और मास ऑफ प्लैनेट की जगह बेटा मैंने क्या पुट करा है? ये वैल्यू जो डेटा में लिखी हुई थी, 2 टाइम्स टू द मास ऑफ अर्थ। बात समझ में आ रही है? पीछे जो बैठे वो दोनों आ रही है नहीं आ रही है? और हसन तुम्हें आ रही है? बात समझ में आ गई ना? MP की जगह 2 me लिख दिया, RP की जगह 1.5 टाइम्स टू द रेडियस ऑफ अर्थ। और इसके ऊपर स्क्वायर था, तो मैंने इसके ऊपर स्क्वायर लगाना भूल गया, तो बेटा मैंने इसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया। बात समझ में आ गई? कोई मसला? अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा, ये जो दो वैल्यूज लिखी हुई है ना, ये आपको याद होनी चाहिए। अब इस वैल्यूज को पुट करूंगा, ME की जगह ME की वैल्यू, RE की जगह RE की वैल्यू। जरा और से देखो 6.67। आंखें खोल के रखना, सारी तवज्जो इधर होनी चाहिए ताकि बात अच्छे से समझ में आ जाए। बेटा 2 की जगह क्या रहेगा बताओ बेटा? 2। बेटा ME की जगह क्या होगा? बोलो बेटा। बात समझ में आ गई? बेटा ये 1.5 है, और रेडियस ऑफ अर्थ कितने हैं बताओ बेटा? 6 पॉइंट, बोलो ना, 38 एक्सपोनेंट
और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, पूरे वैल्यू के ऊपर स्क्वायर। आर ई की जगह आर ई की वैल्यू पुट कर दी, एम ई की जगह एम ई की पुट कर दी, ये ही दो वैल्यूज। बात समझ में आ गई? इधर देख लो बेटा ताकि बात समझ में आ जाए। अभी मस्ती नहीं करो प्लीज़ बेटा, अभी नहीं करो, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट चल रहा है। ठीक है, हाथ वाथ पीछे कर लो, आगे कर लो ना, तकलीफ हो रही है हाथ को आगे रखने में। बताओ, इधर देखो बेटा 6.67 है बेटा, इसको मल्टीप्लाई किससे कराओगे बताओ बेटा, 2 से। इसको मल्टीप्लाई किससे कराओगे बताओ बेटा, 6 से। एक्सपोनेंट को भूल जाते हैं क्योंकि सिंपल कैलकुलेटर में एक्सपोनेंट का फंक्शन नहीं होता है। तो एक्सपोनेंट का जो फंक्शन नहीं है ना बेटा, उसको मैं हमेशा एंड पे लिखता हूँ। एक्सपोनेंट -11 रहा, बेस सेम, पावर क्या हो जाएंगी, तो देखो -11 + 24, क्योंकि दोनों की बेस सेम थी। इसकी भी बेस 10 है, इसकी भी बेस कितनी है बताओ बेटा, 10 है। तो बेस सेम, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड, यानी कि -11 + 24। बचा क्या ऊपर से, 6.67, 2 और 6। बेटा इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराओ और बेटा मुझे आंसर बताओ। 80.0, बहुत तुम्हें बेटा चुल उठ रही है, इधर देख लो ना, 80.04। सही है? तकलीफ हो रही है तो बता दो, निकाल लेते हैं तुम्हारी तकलीफ। सही है, तो इधर देख लो ना और से बेटा 1.5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 6.38 से, आंसर 9.57। बेटा 2 बच्चे कर लेना, क्योंकि अगर एक भी कैलकुलेशन में मिस्टेक होगी तो पूरा न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन का खेल है और कुछ भी नहीं है। देखो बेटा मैंने स्क्वायर पहले नहीं लिया, पहले मैंने ब्रैकेट को सॉल्व करा, ज़रा गौर से देख लेना। कोई बच्चे ये मत गलती मत कर देना स्क्वायर ले लो इसका, नहीं, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी फिर हम स्क्वायर लेंगे। इस बात का ख्याल रखना, है आसान, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें। ठीक है, अब करूँगा क्या, मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्व कर रहा हूँ जितना सॉल्व हो सकता है। अब इस वैल्यू के ऊपर क्या आ रहा है बताओ बेटा, स्क्वायर। तुम लोग बोलोगे सर इस पूरी वैल्यू के ऊपर स्क्वायर कैसे लें, तो मसले की बात नहीं है। 9.57 का स्क्वायर लो, ज़रा मुझे आंसर बताओ बेटा। आपने 9.57 का स्क्वायर लिया तो आंसर कितना आया, 91.58, बस 584। 3 वैल्यूज लिए मैंने। अब मुझे बताओ इसका तो स्क्वायर ले लिया, तो 10 की पावर 6 के ऊपर भी तो स्क्वायर लगा हुआ है। जब पावर होती है ना तो पावर पावर मल्टीप्लाई होती है। आंसर कितना आ गया बताओ बेटा, 12। इसको तसल्ली से देख लेना, तभी मैंने एक ही दफ़ा रिकॉर्डिंग कर ली है इसकी। 80 पॉइंट बेटा 04। अब देखो माइनस का 11 प्लस का 24, आंसर बता सकते हो, आंसर बता सकते हो? 9 और 5 कितना आएगा, सही है भाई, आंसर कितना आया, और प्लस का आएगा क्यों, क्योंकि बड़ा साइन 24 के साथ है। बात समझ में आ गई? अब देखो, अब जरा गौर से देखो बेटा, ये प्लस का ऊपर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। देखो मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। और एक ही साथ बेटा मैं 2 चीज़ सॉल्व करूँगा, क्योंकि 2 चीज़ सॉल्व हो रही हैं तो मैं क्यों नहीं कर रहा। बेटा ये देखो, ये दोनों वैल्यू क्या कर रही हैं बताओ बेटा, डिवाइड। डिवाइड करो जल्दी से और आंसर बताओ। तसल्ली से डिवाइड करना, सुकून से, कोई जल्दी ही नहीं करनी है इसमें। डिवाइड करो। 0.87 आ रहा है, जी सर, पक्की बात है, जी सर, 87 सही है। हाँ बुक में तो लगा है चलो अभी बता देंगे सर, 8.7 आ रहा है या 9.8 आ रहा है, 8.74 हाँ बस आंसर सही आ रहा है बेटा हमारा। बता रहा हूँ, ज़रा सब्र रखो, आगे नहीं भागा करो। 0.87 के बाद क्या आ रहा है, सर 39। अच्छा 0.873 पॉइंट के बाद 3 नंबर लगा दिए, डिवाइड करने पे ये आंसर आ रहा है। अब ज़रा गौर से देखो बेटा, ये 13 था, जब ये प्लस का 12 है ऊपर आके किसका हो जाएगा, क्योंकि बेटा ये भी बेस में पावर ऐड करेगा, क्योंकि दोनों की बेस क्या है बताओ बेटा, सेम है। पावर ऐड हो सही है। अहमद फैसल बेटा तुम खोल के से लास्ट गया, टाइम पावर ऐड हो गया। बेटा, ये नीचे से ऊपर आता है ना तो माइनस में हो जाता है। सही है। अगर नहीं, अगर समझ नहीं है में नहीं आ रहा तो बेटा इधर देखो, ऊपर क्या लिखा हुआ है 13, नीचे क्या लिखा हुआ है बताओ बेटा 12। तो जब ये नीचे से ऊपर आएगा, जब ये नीचे से ऊपर आएगा तो बेटा होगा क्या, होगा क्या, ये माइनस का चले जाएगा। बात समझ में आई ये वाली बात, जब ये नीचे से ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, जी सर, तो बेस सेम पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 12। तो बेटा मैंने डायरेक्ट इसके बाद ये वाला स्टेप कर दिया। तो जब बेस सेम होती है ना तो प्लस का ऊपर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। सिंपल सी बात है। तो एक स्टेप के लिए पता है मुझे पूरी वैल्यूज लिखनी पड़ती है।
इतना आप लोग कर सकते हो, ठीक है। बुक वालों ने तो बिल्कुल ही डायरेक्ट करा हुआ। अब मुझे बताओ 13 माइनस 12 आंसर कितना आएगा? 7 आंसर आएगा। 1, और 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या बचा हमारे पास? 10। बेटा 10 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर आ जाएगा 8.73। और जी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन पर केजी। बोलो 8.7 हाँ ना बेटा, पॉइंट के बाद एक नंबर तो आगे पीछे कर लो। 8.73, 8.74 इतना चलता है बेटा। फिर भी बहुत करीब आंसर आ गए हम, क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर से हमने पॉइंट के बाद 3-3 वैल्यूज़ ली हैं। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर में पॉइंट के बाद सारी वैल्यूज़ आ जाती हैं। तो आपका आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। ये भी इतना आ गया आंसर, बहुत गरीब बात है, क्योंकि हमने सिंपल कैलकुलेटर से करा। सर हमें सही है। अगर अगर सिंपल कैलकुलेटर नहीं करते, बात को सुनो, बात को सुनो, अगर सिंपल कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करते, पता है क्या होता? इसके बाद डायरेक्ट आंसर ये आ जाता। ये जो मैंने कैलकुलेशन बताई है ना आपको, इधर से लेके इधर तक, ये करना तब पॉसिबल है जब आप सिंपल कैलकुलेटर से कर रहे हो। क्योंकि साइंटिफिक में एक्सपोनेंट आ जाता है, तो बच्चा क्या करेगा? सारी वैल्यूज डायरेक्ट पुट हो जाएंगी जहाँ पे रेड साइन बना हुआ है, रेड साइन, रेड रेड जो मैंने बनाया हुआ है 6.67, उसके बाद डायरेक्ट आंसर ये निकल सकता है। मगर हमने किससे करा है? सिंपल कैलकुलेटर से। तो याद साइंटिफिक से डायरेक्ट कर सकते हैं है, साइंटिफिक बेटा अलाउ नहीं होता ना, अलाउ नहीं होता। सर बोर्ड में सही allow है, नहीं होता। साइंटिफिक बोर्ड में अलाउ नहीं होता। ठीक है, तो इधर तक। था। खैर अब बात करते हैं रिकॉर्डिंग बंद करके, ठीक है।